हमने बात की थी। आज जो है फर्स्ट एड में स्नेक बाइट के बारे में बात की थी कि अगर कोई किसी बंदे को खुदा ना खास्ता सांप काटे तो क्या होगा। तो इस पे हमने जो है बात की थी। पॉइजनस स्नेक्स के बारे में भी हमने बात की थी कि स्नेक बाइट जो है, स्नेक्स के जो सांप हैं उसके कौन कौन से फैमिलीज हैं। थ्री टाइप्स जो हैं उसके, जो हैं वो स्नेक्स हैं। पॉइजनस सेक्स, नॉन पॉइजनस सेक्स भी इसमें मौजूद हैं। तो ये जो है, और इसमें हमने पॉइजनस सेक्स की बॉडी के बारे में भी बात की थी कि उसके प्यूपल किस तरह होते हैं। उसके जो है वो हमारे पास जो नॉस्ट्रिल है उसके साइड पे कोई निशान होगा, साथ में जो है टेल पे कोई है वगैरह मार्क या कड़े चढ़े या है नहीं है। तो वो सारी बातें जो है हमने इसमें पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में भी बात की थी। अभी जो है हम बात कर रहे हैं तो वो रेबीज के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेबीज, आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। पानी से जो है उस बंदे को डर लगता है। एंड इट इज अ डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज। ये एक डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज है, काज बाय वायरस कॉल्ड रेबडो वायरस। ये हमारे पास क्या है, रेबडो वायरस है। तो रेबीज अगर जो है, रेबीज एक डिजीज है जिसमें हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इसको हम हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं। मतलब ये पेशेंट जो है ज्यादातर पानी से डरता है, जिधर भी पानी देखता है तो उसको डर लगता है। हाँ, एंड अ डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज, और ये जो है एक डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसे भी जो है वो पेशेंट होते हैं कि पहले जो है उसको किधर कुत्ता शुत्ता काट ले तो फिर वो आसमान की जो चमक दमक है उससे डरता है, या जो है उसके जहन में वो वायरस पड़े रहते हैं। तो ये भी जो है इसमें रेबीज का जो है, इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, तो ये जो है रेबडो वायरस एक जो है वायरस है, जो कि इस रेबडो वायरस की वजह से जो है ये एक डेंजरस इन्फेक्शन जो है वो काज हो सकते हैं, जो हाइड्रोफोबिया काज कर सकते हैं। और यही वायरस कैरिड बाय इन्फेक्टेड एनिमल, जिस एनिमल में रेबीज जो है वायरस मौजूद है, तो वो इन्फेक्टेड एनिमल लाइक डॉग्स, कुत्ते भी इसमें शामिल हैं, कैट्स, बिल्लियां, फॉक्स, लोमड़ी एंड मंकीज, और मंकीज भी इसमें शामिल हैं। एंड देयर सेलेवरी ग्लैंड, और इसके जो सेलेवरी ग्लैंड हैं, तो अगर उस ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल्स में क्या चीज मौजूद है, अगर रेबीज वायरस मौजूद है और वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, तो क्या होता है कि ये रेबीज हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा, इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो मलेज, थकावट जो है वो साथ में होती है, बॉडी एक, बॉडी का दर्द करना, हेडेक, सर में दर्द होता है, एंड सोर थ्रोट, और गला भी साथ में खराब होता है। अच्छा, आफ्टर 1 to 2 days विक्टिम बिकम रेस्टलेस एंड एजिटेटेड। इसमें क्या है, 1-2 दिन बाद विक्टिम जो है वो बेआराम बेसुकून हो जाता है, सुकून इससे खत्म हो जाता है, एंड एजिटेटेड, और वो जो है, एजिटेट मीन गुस्सा आना होता है, या जो है वो रेस्टलेसनेस जिसे हम कह सकते हैं। मसल स्पाज्म भी हो जाता है, मस्कुलर स्पाज्म इसे हो जाते हैं, उसके पट्टी जो है वो इसमें खिंचाव आ जाती है। एंड साथ में कन्वल्जन, झटके भी आ सकते हैं। ये झटके बहुत खतरनाक होते हैं। एंड पैरालाइस डिवल्व, और वो जो है पैरालिसिस भी हो जाता है। पैरालिसिस मीन फालिज का आना, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, फिर जो है विक्टिम कंट्रैक्ट्स ऑल द मसल अराउंड द माउथ, और उसके मुंह के इर्द गिर्द, मुंह के इर्द गिर्द ये जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं,
वो इसमें खिंचाव आ जाती है, थ्रोट्स एंड व्हेनेवर ही सीज वाटर। लेकिन ये कब जो है वो कंट्रैक्ट होंगे, जब वो कुछ पानी देखें या उधर जो है वो तालाब देखें या वैसे भी आम सा पानी भी देखें, तो उसके मुंह के इर्द गिर्द, उसके माउथ के इर्द गिर्द, उसके गले का जो है वो मसल्स, उसमें कंट्रैक्शन आ जाती है। पैरास्थीजिया एट द साइज ऑफ बाइट। और उधर जो है पैरास्थीजिया काज होगा, पैरालाइसिस काज होगा, जहाँ पे उन्होंने चक लगाया है, बाइट किया हुआ है। तो ये भी इसमें शामिल है। एंजाइटी मीन फेयर, एंजाइटी भी साथ में होता है, फेयर खौफ होता है। हाइड्रोफोबिया भी इसमें शामिल है, हाइड्रोफोबिया, fear of water, and history of bite are legs of dogs। हिस्ट्री ऑफ बाइट, बाइट की जो है जिधर काटने की जो हिस्ट्री भी मौजूद है, एंड लेग्स ऑफ डॉग्स, डॉग्स के काटने की वो जो निशानात हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो साइन और सिम्टम्स जो है रेबीज, आप देखें रेबीज जो है हाइड्रोफोबिया है। रेबीज अगर ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कोई पेशेंट जो है वो कुत्ता काट लेता है, तो कुत्ता काटने की वजह से जो है उसके जहन में मुख्तलिफ किस्म ख्यालात आते हैं, उसका डरना, या जो है छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, या जो है घरों में लड़ाइयाँ झगड़ा करना हस्बैंड के साथ, खासकर ये जो अक्सर मैरिड लोग होते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो है, ये क्या बात है, ये क्यों इतना चिड़चिड़ापन जो है वो मौजूद है। लेकिन स्पेशली वो इसलिए होता है कि रेबीज वायरस जो है वो इंसान के जो है वो अटैक करते हैं, इंसान के ब्लड पे अटैक करके वो डिफरेंट साइन और सिम्टम्स वो काज कर सकते हैं। फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें, सो एनिमल बाइट्स शुड बी इमीडिएटली क्लीन विथ सोप एंड वाटर। अगर किसी जानवर जो है किसी बंदे को काटे, कोई कुत्ता, केट या जो है बिल्ली, तो उसको आप जल्दी से जो है वो साबुन के साथ धो सकते हैं, साबुन और वाटर के साथ। टिंचर आयोडीन और अल्कोहल शुड बी अप्लाइड। टिंचर आयोडीन भी आप लगा सकते हैं, अल्कोहल के साथ भी जो है आप उस जख्म पे वो लगा सकते हैं। अच्छा, विक्टिम मस्ट बी कंसल्टेंट टू अ डॉक्टर immediately for post exposure vaccine injection, Veroreb or injection Veroreb D0, D3, D7, D14 and D28। ठीक है, ये जो है क्या है, ये इंजेक्शन वेरोरेब या जो है जो एंटी रेबीज वायरस है इंजेक्शन है, तो इसके लिए आप जो है या तो कंसल्टेंट डॉक्टर से इमीडिएटली रब्ता करना है पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन के लिए, या इंजेक्शन लगाना है। डोज फर्स्ट है, डोज 3 है, डोज 7, 14 एंड 28, ये जो है उस डे पे लगाना है जब आपको जो है कोई जानवर या कोई कुत्ता वगैरह काटने, तो डे उसी टाइम पे जिस टाइम पे काटा है, ये एक डोज है, डे 1 पे, डे 3 पे भी लगाना है, डे 7 पे लगाना है, डे 14 एंड डे 28। जिन जिनने नहीं लगाए हैं तो उसको लगाना चाहिए, क्योंकि ये वायरस फिर ब्रेन में और बॉडी में रह जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये हमारे पास रेबीज हैं। रेबीज तो चलो जानवरों में हमारे पास वायरस होते हैं, और वो हमें जो है कोई जानवर वगैरह काट के जो है वो इंसान में आ सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा टाइप है और टॉपिक है वो है ह्यूमन बाइट। इंसान भी काट लेता है। ह्यूमन बाइट जो है इंसान का काटना, उस पे हम बात करते हैं कि कैसा कोई इंसान दूसरे इंसान को काटते हैं और उसमें जरासीम जो है वो चले जाते हैं, उस पे बात करते हैं। इन्फेक्शन काज्ड बाय ह्यूमन बाइट इज अ सीरियस कंडीशन ड्यू टू बैक्टीरियल फ्लोरा और ओरल कैविटी। इन्फेक्शन काज्ड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन जो है ह्यूमन बाइट से जो इन्फेक्शन काज होता है, ये एक सीरियस कंडीशन है ड्यू टू बैक्टीरियल फ्लोरा, बैक्टीरियल फ्लोरा की वजह से। तो बैक्टीरियल फ्लोरा की वजह से और ओरल कैविटी या ओरल कैविटी की वजह से जो है इन्फेक्शन काज हो सकते हैं। फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट जो है, द वुंड शुड बी क्लीन विथ सोप एंड वाटर। ये वुंड जो है अगर कोई इंसान काटे दूसरे इंसान को, तो उसको चाहिए कि वो यही जख्म जो है वो क्या करे, सोप से या वाटर के साथ धो ले,
and if there is increase in pain or swelling or fever appears, doctor should be consulted. अगर दोने के बाद भी कोई दर्द हो रहा है, कोई स्वेलिंग हो रहा है या कोई फीवर जो है वो अपेयर हो जाए, तो डॉक्टर और कंसल्टेंट से जो है वो राब्ता रखना लाजमी है. तो दिस इज द ह्यूमन बाइट. अच्छा, चोकिंग जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वो है चोकिंग. चोकिंग क्या है? द इनहेलेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स or any other foreign body into the respiratory passages leading to difficulty in the breathing is called choking. जब हम खाना खाते या जब हम पानी पीते हैं या कोई और फॉरेन बॉडी अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक के बजाय रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए और रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद जो है हम सांस लेते हैं और इसमें हमें डिफिकल्टी महसूस होती है, द कंडीशन इज नोन एज चोकिंग. अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ चोकिंग के बारे में अगर हम बात करें, अ विक्टिम ऑफ चोकिंग स्टॉप ब्रीथिंग एंड अनएबल टू स्पीक. एक तो बात नहीं कर सकेगा और दूसरी बात ये है कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा. एंड द विक्टिम टर्न ब्लू, साइनोज. विक्टिम जो है वो साइनोज हो जाता है बिकॉज वो सांस नहीं ले पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा है, तो हाइपोक्सिया जो है वो काज हो सकती है. एज ऑक्सीजन प्रेशर इन द ब्लड डिक्रीज, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके रिजल्ट में जो है वो साइनोज होते हैं. साइनोज मीन ब्लूइश कलर होना. अच्छा, द विक्टिम में बिकम अनकॉन्शियसनेस, और विक्टिम जो है वो क्या हो सकते हैं? अनकॉन्शियस, बेहोश भी हो सकता है. द विक्टिम ग्रेस्प्स हिज थ्रोट टू इंडिकेट चोकिंग, दिस इज नोन एज हेमलिच साइन. विक्टिम को जो है अपने थ्रोट्स आप क्या करेंगे, पीछे से गर्दन के साइड से वो जो है कहेंगे कि मुझे जो है क्या करो, कोई जो है हमें फोर्स अप्लाई करो, थप्पड़ मारो ताकि मेरी सांस निकल जाए. इसको हम कहते हैं हेमलिच साइन. या वो कह रहे हैं कि पीछे से मुझे जोर दे दो ताकि मैं सांस ले पा सकूं, इशारे से कह रहा है. इसको हम हेमलिच साइन कहते हैं. अगर आपको याद है हमने जो है वो पढ़ा था. तो इसकी फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इफ द पेशेंट इज नॉट इन अ ग्रेट डिस्ट्रेस सो ही शुड बी इनकरेज टू कफ. अगर पेशेंट ज्यादातर जो है वो डिस्ट्रेस में नहीं है, ज्यादातर जो है वो होश में है और वो बात को समझ पा रहे हैं, तो आप उनको कांसी के लिए कह सकते हैं कि आप कांसी करें, तो अगर ये एयरवे जो है वो क्लियर हो जाए. If this fails, the victim should be helped to bend forward with the head lower and then the chest stabbed firmly over the back between the shoulder blades. फिर जो है विक्टिम की जो है आप इस तरह करें कि इसका हेल्प करें, और हेल्प किस तरह करें, उसका हेड थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ करें, चेस्ट के पीछे जो है आप इस तरह करें कि आप जो है शोल्डर ब्लेड्स पे जो है उसे जोर दे सकते हैं, या आप जो है उसे चेस्ट पे जो है थोड़ा सा स्लैप्ड भी कर सकते हैं आराम आराम से, ताकि उसका जो है ये एयरवे या ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये खत्म हो जाए. इफ ईदर ऑफ द अबव स्टेप्स फेल द हेमलिच मैनेवर शुड बिगन. तो आप हेमलिच मैनेवर जो है वो कर सकते हैं. हेमलिच मैनेवर जो है इसके बारे में अगर हम बात करें, if the victim standing position, अगर victim standing position में है, for this person should stand behind the victim and wrap his hand around the victim waist, making a fist of placing thumb side against the victim abdomen between the lower edge of the rib cage and the navel. If it is then grasps with the other hand and the pressure is applied onto the abdomen with quick upward thrust. देखें, ये जिस तरह आपको पता है कि मरीज के पीछे जो है अगर वो कड़ा है तो आप क्या करें, पेशेंट के पीछे खड़े हो जाएं, उसके जो है अपना एक हाथ की मुट्ठी जो है वो बंद करें, दूसरे हाथ से अपना हाथ पकड़ ले और उसके जो है ये जो रिब्स हैं और इसका जो नाभि है इसके दरमियान हाथ रख के पीछे से जो है उसे जोर से झटका दे दे, जोर दे दे,
ताकि उसका क्या हो जाए, ये जो ब्लॉकेज है ये खत्म हो जाए। ये क्या है, दिस इज द हीमलेच मैनेवर। सेकंड वन जो है, इफ द हीमलेच मैनेवर जो है, इफ द विक्टिम इज सिटिंग पोजीशन, अगर ये बैठा हुआ है, विक्टिम है लेकिन ये क्या है, बैठा हुआ है, तो इसमें आप किस तरह जो है हीमलेच मैनेवर करेंगे। फॉर दिस पर्सन नीड्स टू नील बिहाइंड एंड द विक्टिम्स चेयर, परफॉर्म द मैनेवर एट द सेम वे एज पर स्टैंडिंग पोजीशन। अगर वो बैठा हुआ है, चेयर के पीछे आप लोग खड़े हो जाए और उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह जो है आपने खड़े होके परफॉर्म किया था। हेमलिच मैनर इफ द विक्टिम इज लेइंग डाउन, अगर ये जो है नीचे लेटा हुआ है तो इसमें हिमलिश मैनेवर किस तरह होगा, उस पे भी हम बात करेंगे। For this, for this, a person should sit above the victim, and the palm of the one hand should then place to the abdomen slightly above the navel, and the other hand placed on the top of the first hand. After this, the abdomen of the victim should be pressed with a quick upward thrust. तो ये क्या है, लेटा हुआ है, तो आप क्या करें, आप जो है, if the person should above or should sit above the victim, विक्टिम के ऊपर जो है आप बैठ जाएं, अपने पाम से जो है क्या करें, उसके एब्डोमेन स्लाइटली ऊपर जो है, नावल से थोड़ा सा ऊपर आप हाथ रखें, दूसरा हाथ उसके हाथ पे रखें और जोर दे दें। ठीक है, जोर से जो है वो अपवर्ड की तरफ उसकी थ्रस्ट जो है वो आएगा। तो दिस इज द हेमलेच मैनेवर। हेमलेच मैनेवर जो है आप बैठ के भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं और लेइंग डाउन पोजीशन में भी ये हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या था, मैनेवर्स थे, और मैनेवर्स में हमारे पास जो है आज हमने रेबीज के बारे में बात की और चोकिंग के बारे में एंड ह्यूमन बाइट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जो कि क्या है, स्पोर्ट्स इंजरी है। स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स इंजरी are those injury which occur during playing activities and it can be are two types। ये वो इंजरी है जो कि स्पोर्ट्स के दौरान, प्लेइंग के दौरान जो है ये होता है, खेल के मैदान में या खेल के टाइम पे ये खेल एक्टिविटी हो रहा है। इसके दो टाइप से, एक्सट्रिंसिक स्पोर्ट्स इंजरी एंड इंट्रिंसिक स्पोर्ट्स इंजरी। एक्सट्रिंसिक स्पोर्ट इंजरी, it is result due to the participation in a particular types of, for example, shin, front of the legs, below knee injury is इन द हॉकी एंड फुटबॉल प्लेयर। ये ज्यादातर जो है, फॉर एग्जांपल शिन और शाइन जो है, ये वो इंजरी है जिसमें जो है फ्रंट ऑफ लेग बिलो द नी, नी से नीचे अगर कोई इंजरी हो इन द हॉकी एंड फुटबॉल, या तो कोई किक मारे या कोई जो है हॉकी से नी के नीचे, घुटने के नीचे जो है वो जो ट्रॉमा लगे, इसको हम एक्सट्रिंसिक स्पोर्ट इंजरी कहते हैं। इंट्रिंसिक स्पोर्ट इंजरी, the injury result of either weak musculoskeletal system or the result of poor prolonged stretching of the injured musculoskeletal structure। intrinsic जो है, इसमें मसल्स प्रॉब्लम आते हैं, या तो मसल्स या बोन जो है वीक होने की वजह से, या अगर वो प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग इसमें आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से जो है स्केलेटल मसल इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसकी फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे। As injury occur, applying ice cold sponging and bandage to the preventing swelling। जो ही ये मसला हो जाता है, आप जो है क्या करें, आइस या कोल्ड स्पंजिंग करें और बैंडेज जो है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि स्वेलिंग जो है वो ना हो। आफ्टर दिस अप्लाई warm moist towel to the affected area for the post gives relief। इसके बाद आप क्या करें, वार्म मोइस्ट टॉवल जो है आप इस पे गर्म और गीला टॉवल आप इस पे रख सकते हैं टू द अफेक्टेड एरिया ऑफ द पोस्ट गिव, ताकि वो बाद में जो है उसे रिलीफ दे सके, आराम दे सके। गिव रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट, और आप जो है इंजर्ड पार्ट पे रेस्ट भी जो है वो दे सकते हैं। एंड रेफर द विक्टिम टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन, और पेशेंट को जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन को जो है आप रेफर कर सकते
सकते हैं। एब्डामिनल पेन है, इंशाल्लाह एब्डामिनल पेन वो कल पढ़ेंगे। अच्छा, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, आपके पास टाइम है। जी, एनी क्वेश्चन कोई बता सकता है कि जो है कोई मुझे ये मसला है या मुझे इधर समझ नहीं आई है, तो कोई क्वेश्चन कर सकता है तो करें।